आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चेहरे की है तो वो है जेडीयू नेता और नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। मंत्री बनते ही सोशल मीडिया पर उनकी मीम्स की बाढ़ आ गई है। विपक्ष लगातार उन्हें मजबूर मंत्री बताकर ये नैरेटिव बनाने में जुटा हुआ है कि वो सिर्फ राजनीतिक विरासत की वजह से सत्ता तक पहुंचे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के बड़े नेता भी खुलकर उनके बचाव में सामने नहीं दिख रहे हैं। क्या जेडीयू वही गलती दोहरा रही है जो कभी कांग्रेस ने राहुल गांधी के मामले में की थी? क्या पार्टी का साइलेंस विपक्ष के नैरेटिव को और मजबूत कर रहा है? दूसरी तरफ निशांत कुमार के सामने खुद को एक गंभीर और सक्षम नेता साबित करने की बड़ी चुनौती भी है। आखिर बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की असली परीक्षा है क्या? ये सब आपको हम बताएंगे अपनी आज की स्पेशल स्टोरी में। मजबूर मंत्री, नैरेटिव या राजनीतिक साजिश? निशांत कुमार पर मीम्स की बाढ़। सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से ही निशांत कुमार सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। कोई उन्हें मजबूर मंत्री बता रहा है तो कोई उन्हें अनुभवहीन नेता बता रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जेडीयू के बड़े नेता खुलकर निशांत कुमार का बचाव करते हुए नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीयू वही गलती दोहरा रही है जो कभी कांग्रेस ने राहुल गांधी के मामले में किया था। असल में राहुल गांधी के साथ भी शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हुई तब कांग्रेस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे विपक्ष ने राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बना दी कि वो गंभीर नेता नहीं है। कई सालों तक यही नैरेटिव चलता रहा। बाद में राहुल गांधी को अपनी छवि बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी लंबी और कठिन राजनीतिक यात्रा करनी पड़ी। कुछ नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार के मामले में भी जेडीयू की चुप्पी उसी तरह का खतरा पैदा कर सकती है। निशांत कुमार का स्वभाव हमेशा से शांत और थोड़ा सरल माना जाता रहा है। वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह बहुत ज्यादा आक्रामक राजनीति नहीं दिखाते। कैमरे के सामने भी वो थोड़ा झिझकते नजर आते हैं। यही वजह है कि विपक्ष उन्हें निशाना बना रहा है। अगर शुरुआत में ही पार्टी नेताओं ने तथ्यों और काम के जरिए इस नैरेटिव को नहीं रोका तो लोगों के मन में उनकी एक स्थायी छवि बन सकती है। राजनीति में कई बार एक बार बनी छवि को बदलने में सालों लग जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के नेता फिलहाल सोशल मीडिया पर निशांत कुमार का आक्रामक बचाव करने के बजाय वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। पार्टी का मानना है कि ज्यादा सफाई देने से मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी सोच के तहत 3 मई 2026 को निशांत कुमार ने सद्भावना यात्रा भी शुरू की ताकि वो सीधे जनता से जुड़ सके। जेडीयू के अंदर ये सोच है कि डिजिटल बहस से ज्यादा असर जमीन पर काम करने से होगा। लेकिन आज की राजनीति में सोशल मीडिया का असर इतना बढ़ चुका है कि कई बार डिजिटल नैरेटिव ही जनता की सोच तय करने लगता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि अगर जेडीयू स्वास्थ्य विभाग में होने वाले कामों और सुधारों को सोशल मीडिया पर मजबूती से नहीं रखती है तो ये कांग्रेस वाली गलती साबित हो सकती है। उनका कहना है कि डिजिटल दौर में चुप्पी को अक्सर कमजोरी माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर जेडीयू नेता खुल करके जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है परिवारवाद का। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कई बार दूसरी पार्टियों पर वंशवाद को लेकर हमला किया है। अब जब उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है तो पार्टी नेतृत्व बहुत ज्यादा बचाव करके इस मुद्दे को और हवा नहीं देना चाहते हैं। अगर जेडीयू निशांत कुमार को बहुत आक्रामक तरीके से युवा आइकन बनाकर पेश करती है तो इससे नीतीश कुमार का पुराना राजनीतिक स्टैंड जो है यानी परिवारवाद का जो स्टैंड है वो कमजोर पड़ सकता है। और यही दुविधा कभी कांग्रेस के सामने भी थी।
राहुल गांधी का बचाव करते ही वंशवाद की बहस शुरू हो जाती थी। जेडीयू भी शायद उसी डर में बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार खुद अपने काम में जवाब दे। पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग मानता है कि अगर हर ट्रोल पर बड़े नेता जवाब देंगे तो इससे निशांत की छवि कमजोर नेता की बन सकती है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि वो अपने फैसलों पर, अपने काम और अपने प्रशासनिक क्षमता के जरिए ही खुद को साबित करे, ट्रोल्स को जवाब दे। तीसरी वजह सत्ता के अंदर बदलते समीकरण बताए जा रहे हैं। अभी राज्य की राजनीति में सम्राट चौधरी सरकार का चेहरा है। अंदर खाने भी ये चर्चा है कि जेडीयू के कई नेता नए सत्ता केंद्र के साथ तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। इसी वजह से निशांत कुमार के लिए वैसी आक्रामक राजनीति लड़ाई नहीं देखी जा रही है जैसी पहले नीतीश कुमार के लिए दिखती थी। लेकिन राजनीति में सिर्फ पार्टी की रणनीति ही मायने नहीं रखती, बल्कि नेता की अपनी छवि भी बहुत अहम होती है और बहुत मायने रखती है। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बॉडी लैंग्वेज और पब्लिक इमेज को बेहतर करने की है। मंत्री बनने के बाद उनकी चाल, पहनावे और कैमरे के सामने उनका व्यवहार लगातार चर्चा में है। और मंत्री बनने के बाद ही नहीं, उससे पहले भी, जब से उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की है तब से ये सारी चीजें हवा में आ रही हैं। राजनीति में सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि नेता कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे लोगों से बात करता है, ये सब कुछ लोगों के मन पर असर डालता है। राजनीतिक विज्ञान में माना जाता है कि किसी नेता की अपील का बड़ा हिस्सा उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही आता है। निशांत कुमार अक्सर झुके हुए कंधे और धीमी चाल में ही नजर आते हैं। हो सकता है कि वो हमेशा से ही ऐसे रहे हों, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति काफी आक्रामक मानी जाती है, वहां लोग नेता में आत्मविश्वास और मजबूत व्यक्तित्व देखना चाहते हैं। उनके ढीले ढाले कपड़े और हवाई चप्पल भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि सादगी ही भारतीय राजनीति में हमेशा से एक सकारात्मक पहलू की तरह देखी जाती है, सकारात्मक मानी जाती रही है। और नीतीश कुमार का सफेद कुर्ता भी उनकी सादगी की पहचान रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की ग्रूमिंग और प्रेजेंस का असर अफसरों और प्रशासन पर बहुत अधिक पड़ता है। एक मंत्री को बड़े आईएएस अधिकारियों से काम लेना होता है। ऐसे में व्यक्तित्व और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैमरे के सामने क्यों सहज दिखते हैं निशांत? क्या बॉडी लैंग्वेज बन रही सबसे बड़ी चुनौती? निशांत कुमार कैमरे के सामने कई बार नजरें बचाते और झिझकते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें सादगी और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्हें ऐसा नेता बनकर सामने आना होगा जो शांत भी हो लेकिन मजबूत भी दिखे, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ काम की नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन की भी राजनीति है। उनके सामने दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग में अपनी छाप छोड़ने की है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में है। नवंबर 2024 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुनियादी ढांचे और स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 53% डॉक्टरों की कमी है। राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2025-26 में बिहार 18 में 12वें स्थान पर था। बिहार में प्रति 2148 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO का मानक प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का है। स्थिति सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। बिहार में 2889 आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 533 केंद्र ही मौजूद है। उप विभागीय अस्पतालों की जरूरत 101 है, जबकि सिर्फ 22 ही काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। कई गरीब परिवार इलाज के खर्च में आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे में अगर निशांत कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर पाते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। उन्हें जिला अस्पतालों में दवाओं और जांच की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना होगा। गांव तक डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं पहुंचानी होगी। गरीब लोगों को निजी अस्पतालों के महंगे इलाज पर निर्भर रहने से बचाना होगा।
खास बात यह है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास ही रहा है। कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ दिखाई देती है। इसलिए अगर निशांत कुमार इस विभाग में कुछ बड़ा बदलाव करते हैं तो उसका सीधा राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सकता है। तीसरी बड़ी चुनौती पार्टी संगठन को संभालने की है। बिहार की राजनीति गठबंधन, अंदरूनी खींचतान और सत्ता संतुलन पर ही चलती है। ऐसे माहौल में जेडीयू के 85 विधायकों और 12 सांसदों को अगले 5 साल तक एकजुट रखना आसान काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। निशांत कुमार को विधायकों की समस्या सुननी होगी, उन्हें सम्मान देना होगा और पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके साथ ही उन्हें भाजपा के साथ भी संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि वो उनके साथ गठबंधन में है। अगर भाजपा ज्यादा दबाव बनाती है तो गठबंधन में तनाव पैदा हो सकता है। बिहार की राजनीति पहले भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव देख चुकी है। इसलिए निशांत कुमार को सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि संगठन और गठबंधन दोनों को संभालने वाले नेता की भूमिका निभानी होगी। लेकिन शायद उनकी सबसे कठिन चुनौती अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर खुद की पहचान बनाना है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा नाम रहे हैं और शायद आगे भी हमेशा रहेंगे। सड़क, बिजली, पानी और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर उनका मॉडल लंबे समय तक चर्चा में रहा है। ऐसे में निशांत कुमार के लिए सबसे मुश्किल काम ये होगा कि लोग उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे के रूप में ना देखें। उनकी राजनीति में एंट्री के बाद जेडीयू पर परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है। विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में इसे राजनीतिक मजबूरी भी बताया जा रहा है। लेकिन जनता के बीच ये सवाल मौजूद है कि क्या निशांत कुमार सिर्फ विरासत के कारण राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं या वो खुद भी एक मजबूत नेता बन सकते हैं। निशांत कुमार के सामने अनुभव की कमी है। अभी उनका जनसंपर्क अभी सीमित माना जाता है, लेकिन वो जिस तरीके से सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगातार जनता के बीच और जाना होगा, लोगों से और जुड़ना होगा और अपनी अलग सोच उन्हें जनता को दिखानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनके ऊपर हमेशा वंशवाद की राजनीति का ठप्पा रह सकता है, जैसे कि तेजस्वी यादव पर लगता है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां निशांत कुमार का हर कदम बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। उनकी चुप्पी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका काम, उनकी राजनीति, उनका पार्टी की रणनीति, सब कुछ चर्चा में है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि वो सिर्फ एक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता है या फिर राजनीतिक विरासत से अलग हटकर अपनी पहचान बनाने वाले नेता है और अपनी पहचान बनाकर बिहार की राजनीति में मजबूत जगह तैयार कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि राजनीति में शुरुआत आसान हो सकती है, लेकिन खुद को साबित करना हमेशा से मुश्किल होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।